आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है पाश्चात्य काव्यशास्त्र। तो इससे पहले हमने भारतीय काव्यशास्त्र कंप्लीट किया था। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है पाश्चात्य काव्यशास्त्र। लेकिन उससे पहले आपको मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में जो हमारे सबसे पहले आते हैं वो है प्लेटो। ठीक है, ईस्वी पूर्व इनका बर्थ था 427 से लेकर 387 तक। ठीक है, प्लेटो यूनान यानी एथेंस के निवासी थे और सुकरात का ये शिष्य था। प्लेटो ने एथेंस में एक अकेडमी स्थापित की थी जिसके प्रवेश द्वार पर लिखा होता था कि ज्यामितीय से अनभिज्ञ कोई व्यक्ति यहाँ प्रवेश ना करे। यानी कि ये जिसको भी अपने यहाँ एडमिशन देते थे, जिन्हें अपना शिष्य बनाते थे, वो केवल वही लोग होते थे जिन्हें गणित और ये ज्यामिति जैसे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता था। इसके अलावा बाकी लोगों को वो अपने यहाँ पर वो एंट्री ही नहीं देते थे। ये इनके ग्रंथ थे द रिपब्लिक, सिंपोजियम, फिड्रेस, इयोन, सोफिस्ट, स्टेट्समैन, क्रिटिक्स, लॉज। कुल मिलाकर प्लेटो के 36 ग्रंथ हैं, जिसमें से 23 संवाद हैं और 13 जो हैं वो आलेख पत्र हैं एक तरह से। फिर इनके कुछ सिद्धांत थे, इनके विचार थे, जैसे कि आदर्श राज्य। आदर्श राज्य के बारे में इन्होंने क्या कहा था प्लेटो ने, कि आदर्श राज्य की कल्पना की थी। प्लेटो के अनुसार शासन सत्ता जो है वो अज्ञानियों के हाथ में नहीं बल्कि दार्शनिकों के हाथों में होनी चाहिए, यानी कि पढ़े लिखे काफ़ी हाईली एजुकेटेड लोगों के हाथों में होनी चाहिए। शासक वर्ग की कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होनी चाहिए। उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य को करनी चाहिए। आदर्श राज्य में शिक्षा के सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। सभी व्यक्ति सत्य व ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करें तथा दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप ना करें। ये कहना था प्लेटो का एक आदर्श राज्य के बारे में कि कैसा हो आदर्श राज्य। फिर उनका काव्य के बारे में था कि एक आदर्श काव्य कैसा होना चाहिए। जिसे रिपब्लिक में प्लेटो ने लिखा है, कवियों और लेखकों को राज्य में नहीं रहना चाहिए। यानी कि उन्होंने एक ऐसे राज्य की कल्पना की जिसमें कवियों और लेखकों को नहीं होना चाहिए। क्यों? केवल दार्शनिकों, विचारकों, गणितज्ञों, संगीतज्ञों को ही स्थान मिलना चाहिए, लेखकों को नहीं। क्योंकि जो प्लेटो थे उनका मानना था कि केवल ऐसे कवियों को राज्य का नागरिक बनना चाहिए जो पुण्य आत्माओं का गुणगान करे और नागरिकों के उच्च चरित्र निर्माण करने में सहायक काव्य का सृजन करे। प्लेटो का कहना था कि जो काव्य होता है उसमें सज्जन लोगों को दुखी दिखाया जाता है और जो दुर्जन लोग होते हैं उन्हें हमेशा सुखी दिखाया जाता है, तो जो कि गलत है। इससे जो हमारे पाठक होते हैं उन पर गलत प्रभाव पड़ता है, इसलिए ऐसे काव्य को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। कवि को ऐसी कृति का सृजन करना चाहिए जो नागरिकों के उत्तम चरित्र का निर्माण कर सके। बाकी सभी कृतियों और उनके काव्यों को राज्य में स्थान नहीं मिलना चाहिए। नेक्स्ट था इनका अनुकरण का सिद्धांत। प्लेटो का मानना था कि प्रत्येक वस्तु जो है वो ईश्वर ने बनाई है और उसका एक आदर्श रूप या आकार स्थापित किया है। मनुष्य केवल उस वस्तु का अनुकरण करता है और वह ईश्वर ने ही बनाई है और वही सत्य है। जो आकार किसी भी चीज़ का ईश्वर ने बनाया केवल वही सत्य है। मनुष्य ने जो कला जगत बनाया है वह केवल सत्य जगत की अनुकृति है, इसलिए वह मिथ्या है, असत्य है। यानी कि जो मनुष्य जो भी कलाकृति करता है वो मुख्य कलाकृति की एक तरह से अनुकरण होता है, तो वो ठीक नहीं है, वो सत्य से दूर होता है। जैसे उन्होंने एक पलंग का उदाहरण दिया कि पलंग का जो आदर्श रूप है वो ईश्वर ने बनाया है। जब बढ़ई पलंग बनाता है तो ईश्वर द्वारा बनाए गए पलंग का अनुकरण करता है, और जब चित्रकार बनाता है तो वो उस बढ़ई के द्वारा बनाए गए पलंग का अनुकरण करता है। तो जो इस प्रकार जो चित्रकार द्वारा जो चित्रित पलंग का चित्र होता है वो अनुकरण का भी अनुकरण है। ये स्थिति प्लेटो ने नाटक में भी बताई है कि नाटक में जो अभिनेता होता है वो वास्तविक चरित्र का अनुकरण नहीं करते, बल्कि उसने तो उसे कभी देखा ही नहीं होता, वो केवल नाटककार की कल्पना से निर्मित चरित्र होता है, उसी का वो अनुकरण करते हैं। इसलिए ये जो अनुकरण होता है वो सत्य से कई गुना दूर होता है, परे होता है, इसलिए ये अनुकरण महत्वहीन है। ठीक है, तो अनुकरण जो प्लेटो थे उन्होंने अनुकरण को काव्य की आत्मा माना था। ठीक है, फिर न्याय सिद्धांत।
न्याय के बारे में इनके क्या विचार थे कि प्लेटो का जो न्याय है वो बाहरी जगत की वस्तु न होकर आंतरिक स्थिति है। न्याय स्वाभाविक गुण है, इसे किसी पर थोपा नहीं जा सकता। व्यक्ति को अपने स्वाभाविक गुणों के आधार पर ही वही कार्य करने चाहिए जिसमें वह निपुण हो। तीसरा इन्होंने कहा कि किसी एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए ताकि सभी व्यक्ति अपना कार्य स्वतंत्रतापूर्वक कर सकें। व्यक्ति तथा समाज में कोई संघर्ष नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यक्ति समाज का एक अंग है और समाज के विकास में ही राज्य का व्यक्ति का विकास निहित है। फिर त्रासदी के बारे में इन्होंने कुछ अपने विचार दिए थे। ट्रेजेडी वाले काव्य को इन्होंने उचित नहीं माना। प्लेटो का मानना था कि ट्रेजेडी लिखने वाला कवि अपने काव्य में कलह, हत्या, विलाप, अभद्रता, मस्खरापन इन सब भावों का समावेश करता है, जिसे पढ़कर पाठकों का विवेक नष्ट हो जाता है और वे क्रोध की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो इसलिए जो ये त्रासदी वाला काव्य था वो इन्होंने सही नहीं माना। इसमें हमारे नेक्स्ट हैं अरस्तु, जो कि प्लेटो के शिष्य थे और सिकंदर के गुरु थे। अरस्तु के जो ग्रंथ थे वो द पॉलिटिक्स, हिस्टोरिया, अनीमिया, पेरिपोइटिकेस, ये सारे थे इनके। ठीक है, इन्होंने भी अलग अलग सिद्धांत दिए थे। जैसे न्याय का सिद्धांत जो प्लेटो ने दिया था उसी के बारे में अरस्तु ने भी कुछ कहा। अरस्तु ने 2 प्रकार के न्याय की चर्चा की थी, आनुपातिक या विवरणात्मक, संशोधनात्मक या सुधारात्मक। जो पहला वाला न्याय है उसके अंतर्गत लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार फल की प्राप्ति होती है, अर्थात सम्मान और पुरस्कार लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार दिए जाते हैं। और जो संशोधनात्मक था उसमें था कि राज्य के न्याय के अंतर्गत अपराध करने के लिए दंड देने और क्षतिपूर्ति करने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये 2 प्रकार के न्याय अरस्तु ने बताए। फिर इनके राज्य संबंधी विचार थे कि राज्य के बारे में इन्होंने क्या कहा कि नागरिकों का कल्याण करना राज्य का दायित्व है और राज्य के निर्देशों का पालन करना जनता का दायित्व है। यह दोनों अवस्थाएं आने पर राज्य व व्यक्ति दोनों सद्गुणों से युक्त और नैतिक हो जाते हैं। अरस्तु का मानना था कि व्यक्ति को व्यक्ति राज्य ही बनाता है, यानी कि मेन उन्होंने जो बल दिया वो राज्य पर दिया था, व्यक्ति पर नहीं। फिर इनका अनुकरण का सिद्धांत था। इनसे पूर्व प्लेटो ने भी अनुकरण का सिद्धांत दिया था, लेकिन साहित्य में जो अनुकरण के सिद्धांत को स्थापित किया था वो अरस्तु ने ही किया था, इसका विकास किया था। प्लेटो ने कला और काव्य को सत्य से 3 गुना बताया था और उसका महत्व कम कर दिया था। बट जो अनुकरण का सिद्धांत अरस्तु ने दिया, अरस्तु का मानना था कि अनुकरण हूबहू नकल नहीं होती बल्कि पुनः प्रस्तुतिकरण होता है, जिसमें पुनर्रचना भी शामिल होती है। अरस्तु के अनुसार कवि किसी भी प्रकार के अनुकरण के लिए स्वतंत्र होता है। वह अपने ज्ञान, कल्पना, संवेदना के द्वारा किसी भी अपूर्ण कृति को पूर्ण बनाता है। आगे इन्होंने एक विरेचन का सिद्धांत दिया था जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनका। विरेचन का अर्थ होता है रोचक औषधि, जिसके द्वारा विचारों को शुद्ध किया जाए। जैसे दवाई होती है, औषधि होती है चिकित्सा शास्त्र में, जिससे शरीर के रोग दूर किए जाते हैं, ऐसे ही काव्य में इन्होंने विरेचन का सिद्धांत दिया, जिसके द्वारा मनुष्य के विचारों को शुद्ध किया जा सके। जैसे औषधि देकर शरीर के रोग दूर किए जा सकते हैं, उसी प्रकार से अच्छे काव्य के द्वारा मनुष्य के अंदर से ईर्ष्या, लोभ, मोह, क्रोध आदि के जो मानसिक द्वेष होता है उनका निष्कासन किया जा सकता है। अरस्तु ने विरेचन को काव्य की आत्मा माना। जैसे प्लेटो ने अनुकरण को माना, ऐसे अरस्तु ने विरेचन को माना। ऐसे इनके त्रासदी संबंधी विचार हैं। ठीक है, ट्रेजेडी को इन्होंने सर्वप्रथम अच्छे से व्याख्या की थी। अरस्तु के अनुसार ट्रेजेडी जो है वो दृश्य काव्य का एक भेद है। इसकी कथा गंभीर होती है। अरस्तु का मानना था कि त्रासदी मानव जीवन की पीड़ा की गाथा होते हुए भी हमें सुख प्रदान करती है, क्योंकि जब मानव के जीवन में दुख आता है तो वह जीवन के सत्य से हमें परिचित कराता है, जिससे मनुष्य के ज्ञान भंडार में वृद्धि होती है। त्रासदी से मनुष्य के अंदर के सभी विकार आंसुओं के रूप में बाहर निकल जाते हैं
जिससे मनुष्य का हृदय बिल्कुल साफ हो जाता है। काव्य केवल जीवन के सुखात्मक पलों का अनुभव ही नहीं कराता, बल्कि दुखात्मक पक्ष को का भी अनुभव कराता है, और ऐसा काव्य ही श्रेष्ठ होता है। अरस्तु ने त्रासदी के 6 अंग बताए थे: कथानक, चित्रण, पदावली, विचार, गीत, दृश्य, विधान। तो ये थे हमारे प्लेटो और अरस्तु के बारे में विचार। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हो, प्लेटो और अरस्तु के बारे में मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हो, प्लीज़ आप ये मुझे ज़रूर बताइएगा, मैसेज करके, कमेंट करके। और तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, और मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।